हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है। कॉमर्स स्ट्रीम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है लाइफ में, बहुत स्कोप है इसका आगे जाके, ठीक है। और हम आज कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे प्यारा सब्जेक्ट अकाउंट्स कह लो, अकाउंटेंसी कह लो, ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट बेटे बहुत लोगों को काम आता है, 11th में तो काम आना ही है, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं जो 11th 12th में ना साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं, पर उनको ग्रेजुएशन में कॉमर्स लेनी पड़ जाती है या वो लेते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। उनको भी फिर अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती है, तो वो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। कई लोग एमबीए में पहली बार अकाउंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटेंसी होती क्या है। तो देखो बेटे, अकाउंटेंसी जो है ना वो है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। अकाउंटिंग की जो नॉलेज है ना वो अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है। अब सवाल आता है अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है जी। तो बेटे सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, पहली बात तो ये सब्जेक्ट आप अगर जॉब में जाओगे तो भी आपको काम आएगा, आप बिजनेस में हो तो भी आपको काम आएगा, ठीक है। अकाउंटिंग की नॉलेज तो आपको लाइफ में काम आनी ही आनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज बेटे आप ना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? जब एक सिंगल ओनर बिजनेस को रन करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो बेटे सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस करने के लिए आपने पहले तो उसमें पैसा डाला अपना, ठीक है। अब आप कुछ गुड्स खरीदोगे, उनको है ना फिर आप बेचोगे, धीरे धीरे आप और कई तरह के खर्चे करोगे, आप स्टाफ रखोगे, आप सैलरी पे करोगे, आप हो सकता है जगह जो है वो रेंट पे लो तो आप रेंट पे करोगे, और साल में कई तरह के खर्चे करोगे, और भी आपको कई तरह की इनकम भी हो सकती है, आपको कहीं से इंटरेस्ट भी आ सकता है, आपको कमीशन भी आ सकती है। तो सारा साल आप लगे हुए हो, ठीक है। तो जब हम कुछ पैसा लगा के बिजनेस करते हैं तो मेरे को साल के एंड में ना जानना होता है, किसी भी बिजनेसमैन को जानना होता है कि भाई अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट्स हुए या कहीं लॉसेस तो नहीं हो गए। तो बेटे अगर आप नहीं हिसाब लगाओगे तो आप तो बस ऐसे ही चलते रहोगे, और आपको पता चलेगा 2 साल बाद 3 साल बाद आप तो लॉसेस खाते जा रहे थे और आपको पता ही नहीं चला, आपने जितना पैसा लगाया था सारा जीरो हो गया। तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना टाइम टू टाइम कि आप क्या कर रहे हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, और आपने कितना पैसा लेना है मार्केट से, कितना पैसा आपने लोगों का देना है, आज आपके पास कितनी चीजें हैं जो आपको है ना जो आप ओन करते हो हैं, और कितने आपकी जो है ना आपके सिर पर टेंशन है जो आपने मार्केट का पैसा देना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग, ठीक है। और तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी हमने गुड्स खरीदे बेचे, जो भी हमने साल के दौरान खर्चे करे, जितनी भी हमारी इनकम्स हुई, जितनी भी तरह के इनकम्स हुई, वो सब हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग हमें सिखाती है कि उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कैसे करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा जाता है ना। प्रोसेस करने के बाद कैलकुलेट करा जाता है कि हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं। और हमें अकाउंटिंग क्या बताती है कि आज हमारे पास है ना कितनी चीजें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, कितनी चीजें हम ओन करते हैं, हमारे पास कितना पैसा हमारा पड़ा हुआ है, हमने कितना पैसा मार्केट का देना है, वो सब हमें कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो सीखने के लिए ना पहले हमें कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे टर्म्स यूज होती हैं, जैसे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है। तो ये टर्म्स हमने आज के वीडियो में सारी समझनी है। ये टर्म्स की जब हमें है ना पकड़, तो कुछ टर्म्स हम इस वीडियो में समझेंगे और कुछ टर्म्स हम और वीडियोस में भी समझेंगे। तो ये टर्म्स करे बिना ना हमें अकाउंटिंग समझ में नहीं आने वाली। तो बेटे अब हम कुछ टर्म्स समझते हैं, है ना। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, है ना। तो हम 4 टर्म्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर आगे 1-2 वीडियोस में हम बाकी सारे टर्म्स को है ना निपटाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बड़े ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। तो पहली जो टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है बेटे? जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, है ना, जो भी आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो जो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करी जा सकती है, जो पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ना। आप गुड्स खरीद रहे हो, आप गुड्स बेच रहे हो, आप सैलरी पे कर रहे हो अपने स्टाफ को, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बिजनेस में अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? सामान लेना, सामान देना, पेमेंट करनी, पेमेंट लेनी, ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, आप अपने घर के लिए कोई सामान लोगे, है ना, आप अपने घर के लिए कोई गिफ्ट, अपने बेटे को कोई गिफ्ट दोगे, अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दोगे, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन वही है जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब भी बेटे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी
उससे आपके एसेट्स में, लाइबिलिटीज या कैपिटल में कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। अभी हम समझेंगे एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या होती है ना। तो जैसे आप गुड्स खरीदोगे तो आपके पास से कैश कम हो जाएगा पर स्टॉक बढ़ जाएगा। आप उधारी में खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा पर आपने जो बाहर वालों का पैसा देना है वो बढ़ जाएगा। तो आपके है ना जो स्ट्रक्चर है एसेट्स, लाइबिलिटीज या कैपिटल में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। ठीक है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो तरह की होती है बेटे, एक होती है इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, है ना। हमारा बिजनेस जो है उसको एंटिटी कहते हैं, बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, तो एक बिजनेस एंटिटी जब दूसरी बिजनेस एंटिटी से है ना कुछ ट्रांजेक्शन करती है, कुछ आदान प्रदान, कुछ लेना देना करती है, तो वो होती है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जैसे है ना गुड्स खरीदे आपने, ठीक है, से 20,000 रुपए के, फिर आपने गुड्स बेचे, किसी बाहर वाले बंदे को बेचोगे ना आप, गुड्स सोल्ड करे आपने सपोज 25,000 रुपए के, ये सब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जैसे आपके एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है टाइम के साथ, हम ये समझेंगे डेप्रिसिएशन में, तो आपने अपने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाई, तो ये क्या है, ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना जो फाइनेंशियल नेचर की है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। ये दो तरह की होती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं, इवेंट पे आते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, इवेंट। जो ट्रांजेक्शन्स तो आप कर रहे हो, पर ट्रांजेक्शन्स का जो अल्टीमेट है ना, ट्रांजेक्शन से फर्क क्या पड़ा, वो होता है इवेंट। तो इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, है ना। आप गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, बट इसमें इस ट्रांजेक्शन में आपने प्रॉफिट क्या कमाया, वो है इवेंट। ट्रांजेक्शन करी वो तो ट्रांजेक्शन होगी, पर उस ट्रांजेक्शन का आउटकम क्या है, उससे फर्क क्या पड़ा, वो है इवेंट, है ना। साल के एंड में जैसे मैं आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, वो एक इवेंट है। आप जो ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, ये तो है ट्रांजेक्शन्स, है ना, एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो, पर उनका इंपैक्ट क्या पड़ा, उनसे असर क्या आया, है ना, चेंजेस क्या हो गए फाइनली, वो होता है इवेंट। तो आपके साल के एंड में कैपिटल अब कितनी है, आपकी स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, पर जो साल के दौरान आपने जितनी मर्जी जितनी ट्रांजेक्शन्स करी, किसी में प्रॉफिट्स हुए, किसी में लॉसेस हुए, तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, इवेंट। ठीक है, आपके साल के एंड में अब इन्वेंट्री कितनी है, जो बैलेंस शीट में मैंने इन्वेंट्री डालनी है साल के एंड में, वो उसकी कैलकुलेशन क्या है, एक इवेंट। तो इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एसेट्स। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एसेट्स, है ना, पूरा साल आप इन चीजों की बातें करोगे, तो एसेट्स समझना बहुत जरूरी है। पहली बात समझते हैं, फिर पढ़ेंगे एसेट्स क्या है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो बिजनेस ओन करता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, या जो उसको आगे पैसा आने वाला है, या जिन चीजों से उसको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, है ना, या जो चीजें फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो सारी एसेट्स हैं जो वो ओन करता है और जिससे उसको बेनिफिट होने वाला है, जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, आगे जाके बढ़ेगी, है ना, वो है उसके एसेट्स। तो एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, जो मेरे पोजेशन में है, जो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो क्या है, मेरे एसेट्स। अभी एग्जांपल देखेंगे, जैसे बिल्डिंग है ना, मशीनरी है, इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, और जो मेरे पास पैसा आने वाला है कहीं से, मेरा पैसा है अभी मेरे पास नहीं है पर आगे जाके मेरे पास आएगा, वो भी मेरे एसेट्स हैं। ठीक है, जो चीजें आपको बेनिफिट देंगी फ्यूचर में, वो आपके होते हैं एसेट्स। ठीक है जी, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। बिजनेस एंटरप्राइज को जिस चीज से आगे जाके कैश मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, दोनों बातें कर रहा है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे नॉन करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं। तो अभी तो हम एसेट्स की डेफिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल बातें होंगी। तो एसेट्स क्या होते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में या तो कैश मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, या जो चीजें हम ओन करते हैं या जो चीजें हम पोजेस करते हैं, वो सब क्या है, हमारे एसेट्स, हमारी बिलोंगिंग्स, या जो फ्यूचर में हमारे पास कैश आने वाला है, वो सब क्या है, हमारे एसेट्स है। ठीक है बेटे, तो समझते हैं जरा, एसेट्स मोटे मोटे तीन तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है जी, तो पहले हम समझेंगे नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, या जो हम इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे होल्ड करते हैं, है ना, या जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। तो पहले हम, है ना, चार तरह के मोटे मोटे नॉन करंट एसेट्स होते हैं बेटे, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स पे हम टाइम लगाएंगे जरा, है ना, 11th में हमने फिक्स एसेट्स पर ही ज्यादा पढ़ना है, फिक्स एसेट्स से ही हमने ज्यादा डील करना है। और तो फिर हम पहले जरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट समझते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब, करंट मतलब ताजा,
शॉर्ट टर्म, तो नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, वो इन्वेस्टमेंट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए करी है ना, आपने एफडी कर दी 5 साल के लिए, है ना, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये सब है आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, नॉन करंट, जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट तो मिलेगा ना, शेयर से डिविडेंड आएगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, है ना, और एफडी आपने करी है तो वहां से आपको इंटरेस्ट आएगा, तो एसेट जो है ना, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट वहां से मिलने वाला है, पर ये लॉन्ग टर्म एसेट है। नॉन करंट के अंदर हमने बात ही लॉन्ग टर्म एसेट्स की करनी है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जब हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है ना। आप बैंक से लोन लोगे तो बेटा आपके ऊपर बोझ है ना, टेंशन है ना, तो पर आप किसी को लोन दोगे तो आपको थोड़ी टेंशन है, तो उसको टेंशन है जिसने आपसे लोन लिया है। तो लोन देना भी एक हमारा एसेट है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने 1 साल से ज्यादा के लिए, यहां पर बात होती है लॉन्ग टर्म, जो बात होती है नॉर्मली, यहां पे वर्ड यूज करना चाहिए नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के लिए आपने जो लोन दिया हुआ है या एडवांसेस दिए हुए हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और अदर नॉन करंट एसेट्स में बेटे वो एसेट्स आते हैं जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते, तो उसके लिए क्या हेड क्लब है, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये सब चीजें आपने 12th में डिटेल में पढ़नी है ना। तो अभी हमें वापस कहाँ आ जाना चाहिए, फिक्स एसेट्स पे। तो फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना, तो बड़े ही ध्यान से समझनी है आपने। तो सारा फोकस अब किस पे देना है हमने, फिक्स एसेट्स पे, टेंजिबल पे और इनटेंजिबल पे, सारा फोकस इस पे देना है। वही चीजें मैंने आपको नॉलेज के लिए बताई हैं, ठीक है, पता तो होनी चाहिए, ठीक है बेटे। तो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, नॉर्मली 1 साल से ज्यादा, है ना। नॉर्मली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट भी होता है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देते हैं, और जो हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, और जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स बेटे मोटे मोटे 2 तरह के होते हैं, वैसे 4 तरीके होते हैं, पर 11 में हमें मोटे मोटे 2 तरीके के पढ़ने, क्या, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, दैट इज विच कैन बी सीन एंड टच, जिन्हें आप देख सकते हो और छू सकते हो। और टेंजिबल एसेट्स हैं तो फिक्स एसेट्स। तो सोचो जरा आप, तो टेंजिबल एसेट्स वो फिक्स एसेट्स हैं जिन्हें हम ना आप देख सकते हो और छू सकते हो, और फिक्स एसेट्स है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो उन्होंने देना ही है। तो सोचो जरा ऐसे, है ना। तो मैं जब बच्चों से बात करता हूँ मैं कहता हूँ बेटे सोचो आपके पापा का ऑफिस है ना, आपके पापा की शॉप है, वहां पे कौन सी चीजें ऐसी पड़ी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही हैं और जो आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी। तो बच्चे जरा सोचते हैं, कहते हैं हाँ सर फर्नीचर पड़ा हुआ है हमारे वहाँ पे, पापा के ऑफिस में फर्नीचर पड़ा हुआ है ना, वहाँ पर एसी लगा हुआ है ना। तो वो चीज़ें हमें बिजनेस में हेल्प तो कर रही हैं, पर वो हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी है ना। वहाँ पर फैक्ट्री है तो वहाँ पर मशीनरी पड़ी हुई है ना, देख सकते हो ना आप उसको। मशीनरी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, मशीनरी के अंदर जो आप गुड्स बना रहे हो वो आप बेचोगे, पर मशीनरी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी है। तो मशीनरी एक टेंजिबल एसेट है क्योंकि आप देख सकते हो, छू सकते हैं, और उसने आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना है ना। तो फिक्स एसेट हो गया, टेंजिबल फिक्स एसेट हो गया। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो एग्जांपल क्या हो गए इसके, एग्जांपल हो गए इसके लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहला एग्जांपल क्या लेना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग। बेटे काम करना है तो पहले तो ऑफिस चाहिए, फैक्ट्री बनानी है, जगह चाहिए, है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम खरीदते हैं, लैंड फिर बिल्डिंग बनाते हैं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, हमने बेचना नहीं होता उसको, वहां पर हमने रह के काम करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेस्ट एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल। फिर क्या सोचना चाहिए हमें नेक्स्ट क्या दिमाग में आता है, फिर प्लांट एंड मशीनरी। बेटे कोई भी आ सकता है, पर मैं है ना उस प्रोसेस के हिसाब से आपको सोचवा रहा हूँ कि आप सोचो लैंड एंड बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी। ये जो प्लांट है ना, ये बेटे पौधे वाला प्लांट नहीं है, तो बड़े बड़े जो है ना यूनिट्स होते हैं जिनको आप असेंबल करके एक है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं, उसको कहते हैं प्लांट। जैसे पावर प्लांट हो गया, शुगर प्लांट हो गया, तो वो होता है प्लांट। तो प्लांट एंड मशीनरी है ना, जो एक फिक्स चीज है ना, बहुत सारे कंपोनेंट से पहले ही बन रही हो मशीनरी, पर कई चीजों को असेंबल करके आप बना रहे हो, बड़ा सा आपने डिवीजन बना दिया, वो है प्लांट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और सोचो कौन से एसेट्स हैं जो टेंजिबल है और जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, फर्नीचर है ना। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं बेटे क्लासरूम देखो, यहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, तो फर्नीचर है ना लॉन्ग टर्म एसेट है, कितने सालों से ये मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है और मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो फर्नीचर भी क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट है। फिर बेटे व्हीकल्स,
बिजनेस की गाड़ियां हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का काम है तो आपने ट्रक रखे हुए हैं, आपने अपने स्टाफ के लिए कैब्स आपने खरीदी हुई है ना। तो बिजनेस की जो गाड़ियां हैं तो वो सब क्या है, आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं और मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा। आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में है ना, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, वो सब भी क्या है, आपके टेंजिबल एसेट्स हैं और फिक्स एसेट्स हैं। और क्या हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, ये सब क्या है बेटे मेरे टेंजिबल एसेट्स है ना। बड़ी आसान सी बात है। सोचना कैसे है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, बेचने के लिए नहीं खरीदा है ना, और फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो हम आप आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स पे। तो इनटेंजिबल एसेट्स का बेटे मीनिंग तो बच्चों को समझ में आ जाता है, क्या होगा। बच्चे कहते हैं सर इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात, इनटेंजिबल एसेट्स वो है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, है ना। बट एग्जाम्पल अभी आप नहीं सोच पाते बेटे, पहली बार 11th में आए हो, नई नई चीजें करो तो एग्जाम्पल बच्चे नहीं सोच पाते। तो एग्जाम्पल फिर हम उनको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल गुडविल। शायद आपने ये वर्ड सुना हो, हेडिंग गंदी आ रही है, शायद आपने ये वर्ड सुना हो बेटे, गुडविल। पेरेंट्स कई बार बात कर रहे होते हैं इस बंदे की मार्केट में बड़ी गुडविल है। ऐसे ही बेटे बिजनेस की भी गुडविल होती है। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन, है ना। जब आप अच्छा काम करते हो, कई साल आप अच्छा काम करते हो, अच्छी सर्विसेज देते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स बेचते हो, सही दाम पे बेचते हो, तो मार्केट में आपके बिजनेस की रेपुटेशन बनने लग जाती है और उस रेपुटेशन से हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है ना। तो पहले आप अच्छा काम करते हो तो आपकी गुडविल बनती है, फिर जब आपकी गुडविल बन जाती है तो आपके पास और कस्टमर आते हैं, है ना। अपने आप कस्टमर आते हैं, रेफरेंस से आते हैं। कोई दूसरा बंदा कहता है भाई ये सामान लेना है, इस बंदे के पास जाओ, इस कंपनी का लो। जैसे एडिडास है ना, रीबॉक है, टाटा है, इनकी मार्केट में गुडविल है। अब नमक लेते हो तो टाटा का लेते हो, है ना। जूते एडिडास के भी पहनते हो, आप बाटा के भी पहनते हो, सबकी मार्केट में गुडविल बनी हुई है ना। तो जब आप इन कंपनियों के जूते लेते हो या ब्रांडेड कोई और चीज लेते हो जिसकी गुडविल बनी हुई है, मैं नहीं कह रहा कि नॉन ब्रांडेड चीज अच्छी नहीं होती है, पर जिसकी गुडविल बनी होती है तो देखो उसकी जो सेल भी होती है ज्यादा होती है और वो प्राइस भी महंगा बेच पाता है, ज्यादा दाम पे चीज बेच पाता है। तो उससे क्या होता है, उसके प्रॉफिट्स और बढ़ जाते हैं। तो गुडविल बनाने में बहुत साल लगते हैं, पर एक बार जब बन जाती है तो फिर हमारे प्रॉफिट्स और स्पीड पे बनते हैं। पर गुडविल दिखती थोड़ी है, किसी के शोरूम के बाहर गुडविल लटकी थोड़ी हुई है ना। बट उसने अपनी प्रेजेंस सबको फील करवा दी है, जिसकी वजह से उसको एडवांटेज मिल रहा है। और क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स बेटे, कॉपीराइट्स। जब आप बुक खरीदोगे या आपने खरीद ली होगी तो उसके आप शुरू में देखोगे ना, दूसरे तीसरे पेज पे वहां लिखा होगा सी, ऐसा साइन होगा, सी के ऊपर गोला, वहां लिखा होगा, है ना, नो पार्ट ऑफ दिस बुक में बी रिप्रोड्यूस और कॉपीड इन एनी फॉर्म विदाउट द प्रॉपर, है ना, परमिशन ऑफ ऑथर्स एंड पब्लिशर्स। तो यही कॉपीराइट की पावर है जो इतने सालों से ये टी.एस. गरेवाल साहब की बुक, डी.के. गोयल साहब की बुक, है ना, मार्केट में चल रही है ना। और कोई और इनका कंटेंट चोरी नहीं कर सकता, कोई इनके कंटेंट को मिसयूज नहीं कर सकता, है ना। तो इतने सालों से ये किताबें चल रही हैं क्योंकि इन्होंने इनके कॉपीराइट्स लिए हुए हैं, तो जिसका इनको एडवांटेज मिलता है। आपने, है ना, उसमें भी देखा होगा, जैसे बिग बॉस आता है, IPL आता है, तो वहां पर भी कॉपीराइट्स होते हैं कि भाई ये जो ब्रॉडकास्ट है यही चैनल ब्रॉडकास्ट कर सकता है, कि इसके एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे पास ही, वो होते हैं कॉपीराइट्स। फिर होता है बेटे पेटेंट्स। पेटेंट्स बेटे जब आप कोई इन्वेंशन कर लेते हो, ये पेटेंट्स है ना। अब कई बच्चे 12th में आके भी ना पेशेंट्स लिख रहे होते हैं। अभी मैं पीछे किसी का पेपर चेक कर रहा था, उसने लिखा था पेशेंट्स अकाउंट, है ना, पेशेंट बेटे मरीज हो गया। तो ये पेटेंट्स क्या होते हैं, जब आप कोई इन्वेंशन करते हो तो उस टेक्नोलॉजी को आप ना अपने नाम पर पेटेंटेड करवा लेते हो। तो वो या तो कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए आपके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जब हो जाती है तो वो टेक्नोलॉजी कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती। कई बार तो टाइम के लिए होती है, भाई इतने साल तक कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती, तो तब तक उसके एक्सक्लूसिव राइट्स आपके पास है, तो वो टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो है ना, किसी को वो टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, दूसरे का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो वो पेटेंट्स की पावर है ना। तो किसी को वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो उसको आपके पास आना पड़ेगा, आपसे उसके राइट्स लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ इनटेंजिबल एसेट्स हैं, और भी होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, रेसिपीज भी इवन, है ना, इनटेंजिबल एसेट है। तो ये बेटे, तो इनटेंजिबल एसेट क्या हुए, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं। देखो है तो फिक्स एसेट्स के अंदर ही ना, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, पर ये हमने बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, है ना। बट इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है जी। तो जरा अब पढ़ते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स मैंने आपको समझाया क्या होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, जो हम होल्ड कर रहे हैं पर हमारा उनको बेचने का इरादा नहीं है, बट आर आइदर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट,
या तो हमने उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे हेल्ड करा हुआ है, मैंने बताया ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, या तो हमने उनको इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे हेल्ड करा हुआ है, या टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस, यहाँ पर ये फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जांपल क्या हो गए, फिक्स एसेट्स डिस्कस करें हमने डिटेल में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। अब हमने टाइम किस पे लगाना है दोबारा से, फिक्स एसेट्स मैंने आपको समझाया है, बस डेफिनेशन पढ़ के हम खत्म करते हैं इसको। तो फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज व्हिच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल। मशीनरी हम बेचने के लिए थोड़ी खरीदते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग जहां पे हमने अपना ऑफिस बनाया है, फैक्ट्री बनाई, हम बेचने के लिए थोड़ी खरीदते हैं, बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी, पर वो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं ना। फिक्स एसेट्स फिर भी मैंने बताया ना दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच, जिन्हें आप देख सकते हो और छू सकते हो। एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस करे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, है ना, व्हीकल्स, ठीक है जी। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव क्या, फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। आ रही बेटे बात समझ में, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हो गए, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। तो ये है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। तो हमने बात कर ली फिक्स एसेट्स की, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब आगे चलते हैं करंट एसेट्स, है ना। हमारा अगला क्या था, देखो करंट एसेट्स था ना, अब बात करते हैं करंट एसेट्स। बड़े इंटरेस्टिंग है करंट एसेट्स भी। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं या तो जिन्हें आप खरीदते ही हो बेचने के लिए, अगर आपका ट्रेडिंग का काम है, या अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो आप खरीदते हो, उनको प्रोसेस करते हो, है ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हो, फिर बेचते हो, है ना। तो वो या तो खरीदे ही हैं आपने बेचने के लिए, या खरीदे हैं खरीद के प्रोसेस करके फिर बेचने के लिए, वो आपके करंट एसेट्स हैं। या फिर जो एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली, यहां पर भी वर्ड का यूज करना चाहिए नॉर्मली, है ना, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी क्या है, करंट एसेट्स। ठीक है बेटे, क्या बोला मैंने, वो एसेट्स जो आपने खरीदे ही बेचने के लिए, या फिर जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, है ना, कैश क्यों हम कह रहे हैं, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो करंट एसेट है। तो कैश तो बेटे पहले से कन्वर्टेड फॉर्म में, वो तो करंट एसेट हुआ, है ना। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्या होता है, जो आपका बैंक में बैलेंस है, वो भी क्या हुआ, आपका करंट एसेट हुआ। ठीक है बेटे। देन स्टॉक को बेटे इन्वेंट्री भी कहते हैं, ब्रॉड टर्म इन्वेंट्री है। ठीक है। स्टॉक क्या होता है, जो गुड्स आप बेचने के लिए खरीदते हो। और क्लासिफिकेशन में जाऊंगा तो स्टॉक 4 तरह का हो जाता है, बट अभी उसमें हम नहीं जा रहे। तो स्टॉक वो चीजें होती हैं जो आपने बेचने के लिए खरीदी हैं, या आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो खरीद के प्रोसेस करके फिर बेचने के लिए खरीदी है, तो वो होता है आपका स्टॉक। जो अनसोल्ड गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं, और आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, और फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके स्टॉक। तो ये करंट एसेट क्यों है, क्योंकि थोड़े दिनों में बिकेगा और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और हमारे पास ये कैश आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म एसेट जो होते हैं वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। और क्या होते हैं बेटे, डेटर्स। ये टर्म मैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपकी, है ना। इसमें जो बी है ना, बी ये है साइलेंट। बच्चे शुरू में, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या लिखा मैंने, डेटर्स। बच्चे शुरू में क्या पढ़ते हैं, उसमें बच्चों की गलती नहीं, बच्चे पढ़ते हैं डेप्टर्स, है ना। तो इसमें जो बी है ना वो बेटे साइलेंट है, तो क्या पढ़ना है आपने, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्हें आप उधारी पे गुड्स या सर्विसेज बेचते हो और अभी आपने उनसे पैसे लेने हैं, वो होते हैं आपके डेटर्स, है ना। तो करंट एसेट क्यों है, क्योंकि थोड़े दिनों के अंदर बेटे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने हफ्ते की उधारी दी होगी, महीने की दी होगी, 6 महीने की दी होगी, है ना। तो ये थोड़े दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये मेरा पैसा है जो अभी किसी और के पास पड़ा हुआ है, मैंने उनको गुड्स बेचे थे, है ना, तो वो मेरा ही पैसा है जो थोड़े दिन में मेरे पास आ जाएगा, पर ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा मेरे पास, तो इसलिए क्या है, ये एक करंट एसेट। ठीक है। तो ये कुछ हमारे करंट एसेट्स हैं, कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है बेटे। और आगे चलते हैं हम। फिक्टिशियस एसेट जो है ना, हमने अभी नहीं समझना, ये हम थोड़ा टाइम बाद समझेंगे। अभी पहले हमारा बेस बन जाए, है ना, तो फिर हम थोड़े टाइम बाद समझेंगे जरूर, बट अभी नहीं, सही टाइम आने पर। ठीक है बेटे। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर मेंट फॉर सेल, जो आपने, है ना, खरीदे हैं बेचने के लिए, या और वर्ड है एंड नहीं है, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर आप कैश में कन्वर्ट करना चाहोगे, है ना। ऐसे दीज एसेट्स आर आल्सो, इनको शॉर्ट लिव्ड
और एक्टिव एसेट्स भी कहा जाता है। एग्जांपल बेटे डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल मैंने भी समझाया नहीं, बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे आपके डेटर हैं, डेटर कौन थे मैंने बताया ना आपको, जिनको आपने उधारी पर गुड्स या सर्विसेज बेचे थे, वो कह रहे हैं भाई हमें ना 3 महीने की उधारी चाहिए, हमें 6 महीने की उधारी चाहिए। आपने कहा चलो कुछ ना रिटर्न में भी हो जाए, और बिल रिसीवेबल्स के ना अपने और फायदे भी होते हैं। तो आपने ना एक डॉक्यूमेंट जनरेट करा, आपने उस पर लिखा दैट यू हैव टू पे मी, सपोज 10,000 रुपीज आपने लेने डेटर्स, आपने उस पर लिखा यू हैव टू पे मी रुपीज 10,000 आफ्टर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया और जिससे मैंने पैसे लेने उसके पास भिजवा दिया। ठीक है जी, वो बंदा क्या करेगा, उसको सारा कुछ पढ़ेगा कि सारी डिटेल सही है या नहीं, उसके बाद उस पर लिख देगा ओके एक्सेप्टेड। ठीक है बेटे, और वो डॉक्यूमेंट फिर मेरे पास आ जाएगा, है ना, मेरे लिए बन जाएगा बिल रिसीवेबल और उसके लिए बन जाएगा बिल्स पेबल। अभी हम करंट लायबिलिटी की बात करेंगे, तो उसके लिए है ये बिल्स पेबल, एक करंट लायबिलिटी, अभी करंट लायबिलिटी मैंने बताई नहीं है। तो हमारे लिए क्या है ये बिल्स रिसीवेबल। करंट एसेट क्यों है, अब ये डॉक्यूमेंट मैं संभाल के रखूंगा 3 महीने तक, सपोज 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद ये डॉक्यूमेंट मैं उसको जाके वापस से दूंगा, मैं कहूंगा लो जी ये आपका डॉक्यूमेंट है, पकड़ो और मेरे पैसे दो। वो चेक करेगा, हाँ भाई मेरा वाला डॉक्यूमेंट है, साइन चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा और मेरे को पैसे दे देगा और वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा। ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट है, सपोज है ना ये ए था और ये बी था, तो ए ने बी से पैसे लेने थे, तो उसने वो डॉक्यूमेंट बनाया, बिल रिसीवेबल बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं उसको, बिल बनाया और बिल इसके पास आ गया। तो संभाल, या तो ये 3 महीने तक संभाल के रखेगा इसको। पर क्या एक और बेनिफिट क्या है इसका, ए ने ना सी के पैसे देने थे, ए ने क्या करा, ये बिल ना सी को पकड़ा दिया, ए ने सी को कहा भाई तेरा मेरा हिसाब खत्म, आप 3 महीने बाद जाना किसके पास, बी के पास, और बी से पैसे ले लेना। बी वो डॉक्यूमेंट देखेगा और सी को पैसे दे देगा, सी डी को दे सकता है आगे। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है बिल्स, है ना, डिस्काउंट करवाने का। बट इस साल ये चैप्टर जो है ना आपके सिलेबस से हट गया है, और बातें नहीं करते हैं इसके ऊपर। समझ में तो आ गया ना करंट एसेट क्यों है, क्योंकि थोड़े दिन के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है ये करंट एसेट। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो मुझे, है ना, जो मैं खरीदता हूं या तो बेचने के लिए ही, या फिर वो थोड़े टाइम के अंदर, वो थोड़ा टाइम क्या होता है, नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे करंट एसेट। एग्जांपल क्या हो गए, कैश, बैंक बैलेंस, है ना, बैंक बैलेंस मेरा ही तो कैश है जो बैंक में पड़ा हुआ है, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, है ना, और भी कई होते हैं, स्टॉक, बेस्ट एग्जांपल स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, ये सब ना कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है हमारे करंट एसेट्स। फर्क क्या था नॉन करंट एसेट्स, वो हमने बेचने के लिए नहीं खरीदे थे। करंट एसेट्स या तो बेचने के लिए खरीदे हैं या प्रोसेस करके, है ना, फिर बेचने के लिए खरीदे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने क्या बताया था कि देखो मशीनरी क्या है, एक फिक्स एसेट है। कुछ नहीं बताया तो मशीनरी फिक्स एसेट है ना, कंप्यूटर फिक्स एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है। ठीक है बेटे, तो आपकी फैक्ट्री में मशीनरी लगी हुई है, आपके, है ना, टेबल पे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो किसी भी कंपनी का, सपोज लेनोवो का कर रहे हो, डेल का कर रहे हो, आपके लिए फिक्स एसेट है क्योंकि आपने वो बेचने के लिए नहीं खरीदा। बट बेटे जो वो डेल का शोरूम है, लेनोवो का शोरूम है, वहां पर जो लैपटॉप बेचने के लिए पड़े हुए हैं, क्या वो उनके लिए फिक्स एसेट है? नहीं, वो क्या उनके स्टॉक का पार्ट है, क्योंकि वो उन्होंने बेचने के लिए रखे हुए हैं ना। तो वो उनके लिए क्या हो गए, करंट एसेट हो गए, नहीं हो गए। लैपटॉप वही है पर आपके लिए फिक्स एसेट है, उनके लिए वो करंट एसेट है। फर्नीचर आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट, पर जो शॉप है जो फर्नीचर बेचती है उसके लिए तो बेटे उसने बेचने के लिए रखा हुआ है, उसके लिए क्या है, वो करंट एसेट है। वहां पर आप सपोज आप, है ना, ऑफिस के लिए चेयर्स लेने गए, तो जिन चेयर्स पे वो आपको बिठा रहा है और आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, वो चेयर तो उसने बेचने के लिए नहीं रखी हुई, वो तो हो जाएगी उसके लिए फिक्स एसेट। फिर वो आपको दिखाएगा जी इस तरह की चेयर है, इस तरह की चेयर है, वो चेयर उसने बेचने के लिए रखी हुई है, तो वो क्या हो जाएगी, करंट एसेट। तो कुछ चीज वही है, पर्पस बदलते ही उसका नाम बदल गया, है ना, नेचर बदल गया। तो लैपटॉप आपके लिए, है ना, आप जिस पे काम करते हो, आप अपने ऑफिस का सारा रिकॉर्ड रखते हो, वो आपके लिए क्या है, फिक्स एसेट। पर लैपटॉप जिसने बेचने के लिए रखा है ना, वो लैपटॉप क्या है, करंट एसेट है। समझ रहे बात। आप किसी शोरूम में जाते हो, आप एसी खरीदने जाते हो, वहां पर ऊपर जो एसी चल रहा था कि कस्टमर्स को गर्मी ना लगे, वो उनके लिए फिक्स एसेट है। पर जो एसी उन्होंने स्टॉक में रखे हुए बेचने के लिए, वो क्या है, उनके लिए करंट एसेट। समझ गए ना बात। बट कुछ ना बताया हो, मशीनरी सिंपल बोले तो वो फिक्स एसेट है। पर वो कहे जी मशीनरी केप्ट फॉर सेलिंग, मशीनरी बेचने के लिए रखी है, वही मशीनरी का बन जाएगी करंट एसेट। समझ गए बात, बढ़िया है। चलते हैं आगे, चलते हैं।
ठीक है बेटे। तो फिक्टिशियस एसेट मैंने आपको बताया, अभी हमें समझना नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, लर्न कर सकते हो, स्कूल में एग्जाम्स के लिए लर्न कर सकते हो, आगे जाके हम समझेंगे इसको, ठीक है बेटे। तो चलता हूँ मैं आगे। लाइबिलिटीज, है ना, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाइबिलिटीज। तो बेटे लाइबिलिटीज क्या होती है? बिजनेस से जो पैसा देना है ना, वो होती है लाइबिलिटीज। अब आप काम करोगे तो आपने पैसा लेना भी होता है, तो बेटे देना भी होता है। तो लाइबिलिटीज जो अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस। तो लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, है ना। एसेट्स तीन तरह के थे ना, पर उसमें मेन हमने क्या डिस्कस करे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सोचो जरा पहले तो आप, नॉन करंट एसेट्स कौन से थे? जो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रहे थे। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी हो जाएंगी? जो आपने पैसा देना तो है पर 1 साल के बाद देना है ना। तो जो आपने 1 साल के बाद पैसा देना होता है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, है ना। एक टर्म है डिवेंचर्स, ये हम आगे जाके समझेंगे जब शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में कभी बात करेंगे, तो मैं डिवेंचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं लगाते इस पे। तो जो बिजनेस ने 1 साल के बाद पैसा देना होता है, वो होती है उसकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना। करंट मतलब ताजा, नॉन करंट मतलब नॉन ताजा, है ना, लंबे पीरियड के लिए। तो देखो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल नॉर्मली आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज द बैलेंस शीट डेट, ठीक है बेटे। तो सपोज आपने ना गाड़ी फाइनेंस करवाई, तो 5 साल के लिए आपने गाड़ी फाइनेंस करवाई, बिजनेस की गाड़ी ली है आपने, है ना। तो 5 साल के लिए गाड़ी फाइनेंस करवाई, तो उसकी हर साल की 12 इंस्टॉलमेंट्स होगी, है ना। तो 5 सालों में 60 इंस्टॉलमेंट होगी। मैं ये बता रहा हूँ कि इसने बैलेंस शीट डेट क्यों बताया। तो सपोज आपने 31 मार्च को ही गाड़ी खरीदी, तो ये पैसा कब देना है आपने? अगले 5 सालों में 60 इंस्टॉलमेंट्स में। तो कह रहा है अब देखो 31 मार्च से लेकर अगले 1 साल तक 12 इंस्टॉलमेंट्स देनी है आपने, और बाकी 48 इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद के 4 सालों में देनी है ना आपने। आपने 31 मार्च को ही, सपोज, है ना, एग्जांपल को आसान बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, 31 मार्च को ही आपने गाड़ी खरीदी 5 साल के लिए, ठीक है। तो आज आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कौन सी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो जो 12 इंस्टॉलमेंट्स मैंने अगले 1 साल के अंदर देनी है, वो होती है करंट लायबिलिटीज। वो तो करंट लायबिलिटी होगी, पर 12 के बाद की जो 48 इंस्टॉलमेंट्स है वो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, तो वो किस में जाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज में। पर ये जो 12 इंस्टॉलमेंट्स आपने बिजनेस की बैलेंस शीट डेट के 1 साल के अंदर अंदर देनी है, वो क्या है? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटीज पे आते हैं हम। करंट लायबिलिटीज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल नॉर्मली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बड़े नॉर्मली वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग साइकिल का, जिसका 11th में इतना सिग्निफिकेंस नहीं है पर 12th में सिग्निफिकेंस है, तो पता होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल में कई बार हमारा पीरियड जो है वो 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है। तो बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या बात करी जाती है? 1 साल। तो करंट लायबिलिटीज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल नॉर्मली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज द बैलेंस शीट डेट। तो ये जो बैलेंस शीट डेट थी, यहां से अगले 12 महीनों में जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो क्या है? करंट लायबिलिटी। पर इसके यहां से 12 महीनों के बाद जो 48 इंस्टॉलमेंट जो आप 1 साल के बाद के 4 साल हैं उसमें दोगे, वो क्या हो जाएंगी? आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। आती बात समझ? तो लायबिलिटीज 2 तरह की हो गई, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को क्लासिफाई करने का एक और नजरिया है, उसको भी जरा समझ लेते हैं, है ना। एक और एंगल है जिसमें लायबिलिटीज को डिवाइड करा जाता है, एक है इंटरनल लायबिलिटीज, एक है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये जो मैंने अभी लायबिलिटीज की बात करी ना बेटे, तो लायबिलिटीज के बारे में कुछ ना बताया हो ना, वो कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? वो होती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये पता होनी चाहिए बात। तो अभी जो मैंने लायबिलिटीज की बात करी आपके साथ, वो मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करी। तो सर इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? बताता हूं, जब बात उठाई है तो बताऊंगा ना। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटे बिजनेस, एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ओनर इज सेपरेट एंड बिजनेस इज सेपरेट। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। जो रिकॉर्डिंग होती है, जो अकाउंटिंग होती है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट ने क्या करा? ओनर और बिजनेस को अलग कर दिया, जबकि मेरा ही बिजनेस है, मैं ही ओनर हूं, है ना। पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या हो गए? अलग। तो क्योंकि हम अलग हो गए, अब ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, किसको क्या कहते हैं हम?
कैपिटल, ये मैं बताऊंगा अभी, मैंने शुरू में भी थोड़ा शायद बताया आपको। तो जो हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो होती है हमारी कैपिटल, है ना। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है वो होती है कैपिटल, पर बिजनेस कहता है क्योंकि आप दोनों अलग हो तो ये पैसा मेरे ऊपर क्या है, उधार, इट इज काइंड ऑफ अ लोन ऑन मी। बिजनेस कहता है ये पैसा मेरे पर क्या है, उधार, बट ये उधार किसके टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स द ओनर। तो ये जो है बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, तो इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल जो है एक इंटरनल लायबिलिटी है, आगे जाके हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पढ़ेंगे, है ना। तो कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है, इक्विटी है ना, मतलब क्लेम ऑफ बिजनेस। तो हमारे बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं ना, या तो वो मेरे पैसे से खरीदे जाएंगे या मुझे बाहर से कुछ पैसा लेना पड़ेगा, उससे मैं एसेट्स बनाऊंगा, है ना। तो जो दो तरह के क्लेम हो जाते हैं, एक ओनर्स क्लेम, है ना, एसेट्स के ऊपर एक किसका क्लेम होता है, एक तो ओनर का क्लेम होता है, एक आउटसाइडर्स का क्लेम होता है ना भाई। या तो आप अपने पैसे से एसेट्स खरीदोगे, आप लोन लोगे उससे एसेट्स खरीदोगे। तो ओनर्स क्लेम प्लस आउटसाइडर्स क्लेम, है ना, ये क्या होता है, ओनर्स इक्विटी और आउटसाइडर्स इक्विटी। तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमने पढ़ी वो है आउटसाइडर्स इक्विटी, और कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी, है ना। तो बिजनेस ने जो ओनर का पैसा देना है वो है कैपिटल, बट ये इंटरनल लायबिलिटी है क्योंकि ये बाहर वालों का नहीं है। और जो बाहर वालों को पैसा देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है। और मैंने कहा कुछ ना बताया, वो खाली लायबिलिटीज वर्ड बोले तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज की ही बात कर रहा होता है ना। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब लायबिलिटीज वर्ड बोला जाता है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज की ही बात हो रही होती है। तो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, ठीक है ना। तो जो अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टुवर्ड्स इनसाइडर्स होता है, टुवर्ड्स द ओनर होता है, वो होती है कैपिटल, है ना। तो दूसरा एंगल क्या था, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी होती है कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है जो जनरल लायबिलिटीज की हमने बात करी, जो हमने बाहर वालों का पैसा देना होता है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स, है ना। सपोज आपने 5 लाख का तो कैश लगा दिया बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, और 1 लाख का फर्नीचर आपके घर पड़ा हुआ था, वो भी आप बिजनेस में ले आए। आपने कहा घर में जरूरत नहीं है, बिजनेस में लगाता हूँ, 5 लाख के कैश से सिर्फ काम करूंगा, एसेट अभी फर्नीचर मैं इससे नहीं खरीदूंगा, घर वाला फर्नीचर आप ले आए। तो 5 लाख का कैश और 1 लाख का फर्नीचर मिला के आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख। समझ रहे बेटा बात, 5 लाख का कैश और 1 लाख का फर्नीचर मिला के आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख, है ना। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, ठीक है जी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है जी। तो कैपिटल जो आप लगाते हो वो कैसे बढ़ेगी, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी। तो जितना आप, है ना, ट्रांजैक्शंस करोगे, आपने गुड्स खरीदे 50,000 के, बेचे 60,000 के, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी। कोई आपको कमीशन मिली, इनकम है, कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट मिला, इनकम है, कैपिटल बढ़ जाएगी। रेंट मिला, इनकम है, कैपिटल बढ़ जाएगी। और खर्चों से कैपिटल कम होती जाएगी, है ना। तो कैपिटल जो हम पैसा लगाते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारी पूंजी, कैपिटल को कहते हैं पूंजी भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं, तो ये हमारी कैपिटल होती है। और क्या होती है, ये ओनर्स इक्विटी होती है ना। तो भी मैंने आपको बताया कि जो है ना कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जो कि क्या थी, आउटसाइडर्स, है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो आउटसाइड लायबिलिटीज, वो मिला के क्या बनते हैं हमारे एसेट्स। तो इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगी, अगर मैं एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मेरी कैपिटल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्योंकि एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। तो कैपिटल क्या हो जाएगी, एसेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो तो आपकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने 6 लाख रुपए के सपोज आपने अपना लगाया था और 4 लाख का आपने लोन लिया हुआ था, है ना। तो ये हो गई आपकी कैपिटल, ये हो गई आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज 4 लाख की। तो आपके एसेट्स कितने हो गए, मिला के 10 लाख हो गए। आपने 6 लाख के एसेट्स तो अपने पैसे से लिए थे, 4 लाख के एसेट्स आपने बैंक से सपोज लोन लिया था, तो 10 लाख के एसेट्स है ना, हो गए आपके। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज हो गए, नहीं हो गए। तो मैं आपको बताऊं कैपिटल कितनी है,
तो आप 10 लाख में से 4 लाख माइनस करके भी तो कैपिटल निकाल सकते हो, है ना। सपोज ये फिगर ही ना दी मैंने आपको 6 लाख की, मैंने कहा जी आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज तो 4 लाख की है और आपके एसेट्स 10 लाख के हैं। तो आपके एसेट्स मतलब आउटसाइड लायबिलिटी से फाइनेंस कितने हैं, 4 लाख के, तो 10 लाख में से 4 लाख माइनस करोगे 6 लाख की आ जाएगी आपकी कैपिटल, है ना। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो बेसिकली कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। और ऐसा नहीं है कि जो शुरू की कैपिटल है बस वही आपकी कैपिटल है, आप साल के दौरान 2 साल बाद आप बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप और पैसा और पर्सनल पैसा बिजनेस में डाल सकते हो, वो भी आपकी कैपिटल हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। तो फिर उससे भी और आपकी कैपिटल बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी, प्रॉफिट से बढ़ेगी, मुनाफों से बढ़ेगी, और किसी तरह की इनकम होगी उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी। तो ये बेटे कुछ टर्म्स हमने आज डिस्कस करी। तो ये टर्म्स ऐसी थी जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाली थी, है ना, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में और चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी टर्म्स मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज हमने 5 चीज़ें सीखी हैं, है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन, इवेंट, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। बाकी कुछ टर्म्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा बेटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करो बेटे, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।